रखा है तिरुपति मंदिर को कंट्रोल। मंदिर के बोर्ड को कैसे चुना जाता है? मंदिर की अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर काफी सुर्खियों में रहा। प्रसाद विवाद के बाद से लगातार मंदिर ट्रेंडिंग में बना हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी का मामला अब गर्माता जा रहा है, या यूं कहें कि सियासी रंग लेता जा रहा है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई है। दरअसल ये पूरा विवाद 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी से मंदिर प्रशासन घी ले रहा था उसे अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और मामले की विजिलेंस जांच कर रही है। बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के इस लड्डू का इतिहास ही करीब 300 साल पुराना है और इसे श्रीवरी लड्डू कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में जो 5 सबसे धनी मंदिर या धार्मिक स्थान हैं, उनमें तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर केरल का पद्मनाभन मंदिर है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई कितनी है। तो चौंकिएगा नहीं अगर हम कहें कि ये करीब 421 करोड़ रुपए के आसपास। जी हाँ, ये मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जो अच्छे खासे बड़े मेट्रो सिटी को चला सकती है। एक पूरा शहर इतने पैसों से रोज दौड़ भाग कर सकता है। अब फुटफॉल्स की बात करें तो यहाँ रोजाना तकरीबन 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। अब जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद छिड़ा है, तो सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन चलाता है तिरुपति मंदिर को? इसका कर्ता धर्ता कौन है? वो कौन लोग हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं? मंदिर में क्या नियम बनेंगे, इन सब के बारे में वो लोग तय करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात वो लोग कम रसूखदार लोग नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं कि तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर की संरचना क्या है, मतलब इसे कैसे चलाया जाता है, कौन से लोग इसके रोज के कामकाज को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं, इसे एक ट्रस्ट चलाता है। इस ट्रस्ट का पूरा नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी है। इसका संचालन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्ट मंडल द्वारा किया जाता है। ये ट्रस्टी ही असल में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं। वो इसके संचालन, वित्तीय प्रबंधन और क्षेत्र के कई अन्य मंदिरों के रखरखाव और बाकी की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंदिर का ताकतवर ट्रस्ट 24 लोगों का हो सकता है और 29 लोगों तक भी ये गिनती बढ़ सकती है। इस ट्रस्ट का एक चेयरमैन होता है। साथ ही मंदिर के रोजाना के कामकाज और संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि ईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और इस पद को सरकार द्वारा भरा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं बोर्ड यानी ट्रस्ट की संरचना कैसी होती है। बोर्ड में राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों सहित अधिकतम 29 सदस्य हो सकते हैं। इनमें कई राज्यों के लोग होते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी ट्रस्ट की स्थापना टीटीडी अधिनियम के तहत की गई। वर्तमान में इसकी संरचना आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम के तहत है। हालांकि कई बार मंदिर पर सरकारी कंट्रोल की आलोचना भी होती रही। अब बात कि कितना होता है बोर्ड के या ट्रस्ट के इन मेंबर्स का कार्यकाल। तो बोर्ड में अधिकतम 29 सदस्य हो सकते हैं, मगर बात यहाँ पर आकर अटकती है कि एक सदस्य का कार्यकाल कितना है। क्या वो इस पद पर आजीवन बना रह सकता है? तो आपको बता दें कि एक ट्रस्टी का कार्यकाल 3 साल का होता है। हालांकि उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है या फिर उसकी जगह किसी नए व्यक्ति को भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है। ये फैसला पूरी तरीके से सरकार करती है। नियुक्ति पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही की जाती है। मौजूदा बोर्ड में जो विधायक हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मंदिर के प्रशासन में कुछ विविधता लाई जा सके। ट्रस्टी या बोर्ड मेंबर्स की जो चयन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? तो जी हाँ, बोर्ड मेंबर्स के कार्यकाल के बाद आखिर इस बोर्ड की चयन प्रक्रिया कैसी होती है, उसके लिए क्या पैमाने सेट किए गए हैं? तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री दफ्तर नियुक्तियों की घोषणा करता है। फिर आए हुए आवेदनों के जरिए ये सुनिश्चित करता है कि बोर्ड में अलग अलग राज्यों, स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को जगह दी जाए।
बात करें इस वक्त के मौजूदा बोर्ड सदस्यों की, तो वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अलग अलग राज्यों से आते हैं। अब बात करते हैं इस चयन प्रक्रिया की आलोचना और उसमें राजनीतिक दखलंदाजी। आपको बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के ज्यादातर लोग सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि राजनीतिक लोग। हालिया बोर्ड में 3 सदस्य वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआर सीपी के हैं। 4 सदस्य पूर्व अधिकारी होते हैं। वैसे मौजूदा अधिकारी भी इसके मेंबर हो सकते हैं। साथ ही टीटीडी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस बोर्ड में सचिव की हैसियत रखता है। टीटीडी के बोर्ड के चयन प्रक्रिया की लंबे समय से आलोचना होती रही है। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी उंगलियां उठाई जाती रही है। आइए अपने एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति और उसके कार्यकाल पर। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि टीटीडी बोर्ड का चेयरमैन राजनीतिक अपॉइंटी होता है। ये या तो सत्ताधारी पार्टी का कोई असरदार शख्स होता है या फिर गठबंधन पार्टनर्स में से चुना जाता है। इस पद के रसूख और मंदिर मामलों में असर को देखते हुए इसे काफी बड़ा और अहम माना जाता है। आमतौर पर चेयरमैन का नामांकन मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अगर कई लोग इस पद की दौड़ में हैं तो भी इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के ही जिम्मे होता है। इस पद के लिए जबरदस्त लॉबिंग होती है, जोड़ तोड़ होता है और असर का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड के सदस्य की तरह बोर्ड का चेयरमैन, उसका कार्यकाल भी सिर्फ 3 साल का ही होता है, लेकिन उसे भी अगले 3 सालों के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है या फिर किसी नए व्यक्ति को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। टीटीडी का कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेयरमैन से आगे बढ़ते हैं और बात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की करते हैं, और ये भी पूरी तरह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही की जाती है। इस नियुक्ति में आमतौर पर एक वरिष्ठ नौकरशाह, अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी को ही शामिल किया जाता है, जिनका चयन उनके एक्सपीरियंस और उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। ज्यादा सीनियर आईएएस ही इस पद के लिए चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए जे श्यामला राव हाल ही में उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव के रूप में अपने पिछले पद से मुक्त हुए थे और फिर वो ईओ के रूप में नियुक्त हुए। वहीं बात एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की करें तो टीटीडी के सभी प्रशासनिक कार्यों की वो देखरेख करता है, जिससे मंदिर संचालन और तीर्थयात्रियों के लिए सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है। इस भूमिका में वो रोजाना के कामकाज समेत कई रणनीतियां बनाता है, जिससे मंदिर का कामकाज जैसे कि दर्शनार्थियों का आना और उन्हें किस तरह से मंदिर से बाहर निकलना है, मंदिर का प्रांगण किस तरह से रखा जाए, ये सब चीजें रहती हैं। आइए अब बात करते हैं कि कैसे बदली टीटीडी बोर्ड की स्थिति। तो वक्त के साथ टीटीडी बोर्ड की स्थिति भी बदलती चली गई। दरअसल टीटीडी की स्थापना 1932 के टीटीडी अधिनियम के तहत ही की गई थी। शुरुआत में इसका प्रबंधन 7 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जो कि मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी आयुक्त की तरह आती थी। इस संरचना में मंदिर संचालन और भूमि प्रबंधन में सहायता के लिए पुजारियों और स्थानीय किसानों से बनी सलाहकार परिषदें शामिल होती थी। फिर 1969 अधिनियम लागू हुआ और बोर्ड में सदस्य बढ़ा दिए गए। आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम ने टीटीडी के लिए प्रावधानों का विस्तार कर दिया। तब ट्रस्टियों की संख्या बढ़कर 5 से 11 कर दी गई। फिर आया 1987 का अधिनियम। इस अधिनियम ने ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 15 कर दी और मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर के राजस्व पर पहले से रखे गए वंशानुगत अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। आज के वक्त में इस ट्रस्ट में सदस्यों की कुल संख्या 24 है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर पर यह था हमारा स्पेशल एक्सप्लेनर। उम्मीद है कि हम हर बारीकी आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।